न्यूयॉर्क की एक साधारण सी अपार्टमेंट में बैठी एक लड़की अपने सामने रखी पुरानी किताबों की सूची को देख रही है। उसके कमरे में न तो बहुत पैसा है, न ही बहुत साज सज्जा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी भूख है, किताबों की भूख। ऐसी किताबें जो उसे कहीं और नहीं मिल रही। वो कागज उठाती है, पेन चलाती है और दूर लंदन के एक छोटे से बुक शॉप के नाम एक चिट्ठी लिखती है। उसे उम्मीद नहीं है कि कोई जवाब आएगा, पर फिर भी लिखती है, क्योंकि कभी कभी उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती है। वो लिखती है कि उसने उनके बारे में एक मैगजीन में पढ़ा है, पुरानी और दुर्लभ किताबों के विशेषज्ञ, लेकिन साथ ही वो थोड़ी घबराई हुई भी है। एंटीक बुक सेलर शब्द उसे थोड़ा डराता है, कहीं ये किताबें बहुत महंगी ना हों। वो साफ लिखती है, उसे फैंसी या कलेक्टर एडिशन नहीं चाहिए, बस पढ़ने लायक सस्ती कॉपी चाहिए। ऐसी किताबें जिन्हें वो छू सके, महसूस कर सके और उनमें खो सके। उसकी भाषा में एक सादगी है और एक ईमानदारी, जैसे वो किसी अजनबी से नहीं बल्कि किसी पुराने दोस्त से बात कर रही हो। लंदन में उस छोटे से बुक शॉप में कोई उस चिट्ठी को पढ़ता है। वो कोई लेखक नहीं, कोई कवि नहीं, बस एक साधारण सा आदमी है जो किताबों के बीच अपनी जिंदगी गुजारता है। लेकिन उस चिट्ठी में कुछ है जो उसे छू जाता है। वो जवाब देता है, सीधे साधे शब्दों में। वो बताता है कि उन्होंने उसकी सूची में से कुछ किताबें ढूंढ ली हैं, कुछ मिल गईं, कुछ नहीं, और जो मिली हैं वे अच्छी हालत में हैं। वो ये भी बताता है कि कुछ किताबें ढूंढना आसान नहीं होगा, लेकिन वे कोशिश करेंगे। ये एक साधारण लेन देन जैसा लगता है, किताबें भेजना, पैसे लेना, लेकिन धीरे धीरे इन चिट्ठियों के बीच कुछ और बनने लगता है। न्यूयॉर्क में बैठी वो लड़की जब पहली बार किताबों का पैकेट खोलती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी होती है, जैसे किसी ने उसे कोई खजाना भेज दिया हो। वो किताबों को छूती है, उनके पन्ने पलटती है, उनकी खुशबू महसूस करती है और फिर तुरंत एक और चिट्ठी लिखती है। इस बार उसके शब्दों में उत्साह है। वो बताती है कि किताबें कितनी खूबसूरत हैं और वो उन्हें हाथ में लेकर कितनी खुश है। वो पैसे का हिसाब भी करती है, थोड़ा इधर उधर, थोड़ा उलझा हुआ, और मजाक में लिखती है कि वो गणित में बहुत अच्छी नहीं है। उसकी चिट्ठियों में एक हल्की सी शरारत भी है। वो लंदन के लोगों से पूछती है कि वे उसे अपने दाम साफ साफ लिखें, क्योंकि वो खुद से ठीक से जोड़ घटा नहीं पाती, और फिर खुद ही हंसती है अपनी इस कमी पर। लंदन से फिर जवाब आता है, इस बार थोड़ा और खुला हुआ, थोड़ा और अपनापन लिए हुए। वे उसे बताते हैं कि पैसे सही पहुंचे हैं और आगे से वो मनी ऑर्डर भेजे तो बेहतर रहेगा। लेकिन साथ ही उनके शब्दों में एक गर्माहट भी है, जैसे वे अब उसे सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि एक जान पहचान वाले इंसान की तरह देखने लगे हों। धीरे धीरे इन चिट्ठियों में सिर्फ किताबों की बातें नहीं रह जाती। वो लड़की अपनी जिंदगी के छोटे छोटे हिस्से साझा करने लगती है, अपने पड़ोसियों के बारे में, अपने खाने के बारे में, अपने रोजमर्रा के संघर्षों के बारे में। और उधर से भी जवाब आने लगते हैं, कभी सीधे उस आदमी की तरफ से, कभी उसके साथ काम करने वाले दूसरे लोगों की तरफ से। एक दिन वो लड़की उन्हें एक पार्सल भेजती है। उस पार्सल में किताबें नहीं बल्कि खाना होता है, कुछ ऐसी चीजें जो युद्ध के बाद के इंग्लैंड में आसानी से नहीं मिलती, अंडे, मांस और छोटी छोटी विलासिताएं। लंदन में जब वो पार्सल खुलता है तो वहाँ के लोग हैरान रह जाते हैं। उनके लिए ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक अनमोल तोहफा है। वे उसे धन्यवाद लिखते हैं, बहुत सारे धन्यवाद। उनकी चिट्ठियों में अब सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि भावना है। वे बताते हैं कि उस खाने ने उनके घरों में कैसी खुशी लाई, कैसे उनके बच्चों की आंखें चमक उठीं, और इस तरह दो शहरों के बीच, दो दुनिया के बीच एक रिश्ता बनता जाता है, धीरे धीरे, चिट्ठी दर चिट्ठी। न्यूयॉर्क की वो लड़की अब सिर्फ किताबें नहीं मंगवा रही, वो एक दुनिया से जुड़ रही है जिसे उसने कभी देखा नहीं, और लंदन के वो लोग जो उसे कभी मिले नहीं अब उसके जीवन का हिस्सा बनने लगे हैं। कभी कभी वो सोचती है, क्या वो कभी लंदन जा पाएगी? क्या वो उस छोटे से बुक शॉप को अपनी आंखों से देख पाएगी? लेकिन अभी के लिए उसके पास बस ये चिट्ठियां हैं, और शायद यही काफी है। न्यूयॉर्क की उस छोटी सी खिड़की के पास बैठकर वो फिर एक नई चिट्ठी लिखती है। अब उसके शब्दों में झिझक नहीं है, जैसे किसी अनजान दरवाजे पर दस्तक देने वाली लड़की अब उस घर के अंदर बैठकर आराम से बात कर रही हो। वो लिखती है कि पिछली बार भेजी गई किताबें उसने कितनी बार पढ़ ली हैं। कुछ पन्नों पर उसने निशान भी लगा दिए हैं, जैसे कोई अपना रास्ता तय करता है। किताबें अब उसके लिए सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं रहीं, बल्कि एक साथी बन गई हैं। वो मजाक में लिखती है कि अगर लंदन वाले उसे इसी तरह अच्छी किताबें भेजते रहे तो वो न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी जाना ही बंद कर देगी। फिर खुद ही हंसती है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जेब इतनी भारी नहीं कि वो हर किताब खरीद सके। उधर लंदन में बुक शॉप के लोग अब उसकी चिट्ठियों का इंतजार करने लगे हैं। जैसे कोई रोज सुबह चाय के साथ अखबार पढ़ता है, वैसे ही वे उसके शब्दों को पढ़ते हैं। उनमें से हर एक को लगता है कि वो लड़की सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि उनकी अपनी कहानी का हिस्सा बन गई है। एक दिन उसकी चिट्ठी में एक अलग सी बात होती है। वो लिखती है कि न्यूयॉर्क में ठंड बढ़ रही है और उसके पास हीटिंग का सही इंतजाम नहीं है।
वो हंसते हुए लिखती है कि अगर किताबें इतनी ही अच्छी मिलती रहीं तो वो ठंड भूल जाएगी। लंदन में ये पढ़कर कुछ लोग चुप हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो लड़की सिर्फ मजाक नहीं कर रही, उसके जीवन में सच में संघर्ष है। इसी बीच वो फिर एक पार्सल भेजती है। इस बार भी उसमें खाने की चीजें हैं, छोटे छोटे डिब्बे जिनमें वो अपने हिस्से की खुशियां भरकर भेज रही है। उसे पता है कि इंग्लैंड में अभी भी बहुत सी चीजें राशन पर मिलती हैं। जब वो पार्सल वहां पहुंचता है तो जैसे एक त्योहार आ जाता है। बुक शॉप के लोग उसे खोलते हैं और हर चीज को ऐसे देखते हैं जैसे कोई खजाना हो। कोई कहता है ये तो हमें महीनों से नहीं मिला, तो कोई बस मुस्कुरा देता है। उनमें से एक महिला जो उसी दुकान में काम करती है, पहली बार खुद उसे चिट्ठी लिखती है। वो बताती है कि उस पार्सल ने उनके घर में कितनी खुशी लाई, उसके बच्चे कितने खुश हुए और कैसे उन्होंने उस दिन एक खास खाना बनाया। धीरे धीरे अब चिट्ठियों में नए नए नाम आने लगते हैं। हर कोई उस लड़की को जानना चाहता है। कोई उसे अपने परिवार के बारे में बताता है, कोई अपने शहर के बारे में। और वो भी पीछे नहीं रहती। वो न्यूयॉर्क की सड़कों का जिक्र करती है, भीड़, शोर और वो तेज जिंदगी जिसमें हर कोई भाग रहा है। वो लिखती है कि कैसे कभी कभी वो बस बैठकर लोगों को देखती रहती है और सोचती है कि हर इंसान की अपनी एक कहानी है। फिर अचानक उसकी चिट्ठियों में एक हल्का सा गुस्सा भी झलकने लगता है। वो लिखती है कि उसने एक किताब खरीदी जो उसे पसंद नहीं आई और वो उस किताब के बारे में ऐसे लिखती है जैसे किसी से नाराज हो। वो कहती है कि कुछ लेखक बस नाम के लिए लिखते हैं और पाठकों का समय बर्बाद करते हैं। लंदन से जवाब आता है, हल्की सी हंसी के साथ। वे उसकी इस बेबाकी को पसंद करते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि वो बिना झिझक अपनी राय रखती है। अब ये रिश्ता सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा। एक दिन वो पूछती है, आप लोग कैसे दिखते हैं? जैसे अचानक उसे एहसास हुआ हो कि जिनसे वो इतने दिनों से बात कर रही है, उनके चेहरे उसने कभी देखे ही नहीं। लंदन से जवाब आता है, थोड़ा शर्मीला, थोड़ा मजाकिया। वे खुद का मजाक उड़ाते हैं, अपनी उम्र, अपने काम और अपने साधारण जीवन के बारे में लिखते हैं। लेकिन इस सब के बीच एक नाम बार बार सामने आता है, वो आदमी जो शुरू से उसे जवाब दे रहा था। उसकी चिट्ठियां हमेशा थोड़ी सधी हुई होती हैं, थोड़ी गंभीर, लेकिन उनमें एक अजीब सी गर्माहट होती है, जैसे वो ज़्यादा शब्दों में नहीं लेकिन सही शब्दों में बात करता है। न्यूयॉर्क में बैठी वो लड़की अब उसकी चिट्ठियों का अलग ही इंतज़ार करने लगी है। वो हर बार उसके जवाब को पढ़ते हुए थोड़ा रुक जाती है, जैसे हर शब्द को महसूस करना चाहती हो। लेकिन फिर भी ये रिश्ता बस कागज़ पर है। दो लोग जो एक दूसरे को कभी मिले नहीं, बस शब्दों के जरिए एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और शायद यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है कि कभी कभी बिना मिले भी लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं। चिट्ठियां आती जाती हैं, दिन गुजरते हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन उनके बीच जो रिश्ता बन रहा है वो धीरे धीरे गहराता जा रहा है, बिना किसी शोर के, बिना किसी वादे के। अब चिट्ठियां सिर्फ आदान प्रदान नहीं रहीं, वे एक आदत बन चुकी हैं। जैसे सुबह की चाय, जैसे शाम की हवा, कुछ ऐसा जिसके बिना दिन अधूरा लगता है। न्यूयॉर्क में बैठी वो लड़की अब हर चिट्ठी लिखते वक्त मुस्कुराती है। उसे पता है कि लंदन में कोई है जो उसके शब्दों को पढ़ेगा, समझेगा और जवाब देगा। ये एहसास ही उसके दिन को थोड़ा हल्का कर देता है। वो अब अपने बारे में और खुलकर लिखने लगी है, अपने काम के बारे में, अपनी छोटी छोटी परेशानियों के बारे में और उन सपनों के बारे में जिन्हें वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाती। कभी वो मजाक करती है, कभी अचानक बहुत गंभीर हो जाती है। एक दिन वो लिखती है कि उसे एक स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिला है। उसकी आवाज़ में उत्साह है, लेकिन साथ ही एक डर भी, जैसे कोई नई राह पर पहला कदम रख रहा हो। वो सोचती है, क्या वो सच में कुछ बन पाएगी? क्या उसकी मेहनत रंग लाएगी? लंदन से जवाब आता है, सीधा सादा लेकिन भरोसे से भरा हुआ। उसे कहा जाता है कि वो कोशिश करती रहे, कि हर शुरुआत मुश्किल होती है, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। ये पढ़कर वो कुछ देर चुप रहती है, फिर मुस्कुराती है। कभी कभी किसी अजनबी का भरोसा अपने ही भरोसे से ज्यादा मजबूत लगता है। उधर लंदन में बुक शॉप के लोग अब उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे हैं। वे उसके लिए सिर्फ किताबें नहीं ढूंढते, बल्कि उसकी पसंद को समझने की कोशिश करते हैं। कौन सी किताब उसे खुश करेगी, कौन सी उसे सोचने पर मजबूर करेगी, वे अब ये सब जानने लगे हैं। एक दिन उसे एक खास किताब भेजी जाती है। जब वो उसे खोलती है तो पन्नों के बीच एक छोटा सा नोट मिलता है, बहुत साधारण सा लेकिन दिल से लिखा हुआ। वो नोट पढ़कर कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा उनकी सादगी असर करती है। अब उसकी चिट्ठियों में एक नई बात आने लगी है, इंग्लैंड जाने की इच्छा। वो बार बार लिखती है कि एक दिन वो जरूर आएगी। वो उस बुक शॉप को देखना चाहती है, उन लोगों से मिलना चाहती है जिनसे वो इतने समय से जुड़ी हुई है। लेकिन हर बार इस इच्छा के साथ एक हकीकत भी होती है, पैसे की कमी, काम की व्यस्तता और जिंदगी की अनिश्चितता। वो खुद ही लिखती है, शायद अगले साल, फिर अगली चिट्ठी में शायद उसके अगले साल। लंदन से जवाब आता है, हमेशा एक ही भाव के साथ,
जब भी आओगी हम यहीं मिलेंगे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है, मौसम बदलते हैं, साल बदलते हैं, लेकिन चिट्ठियां चलती रहती हैं। फिर एक दिन उसकी चिट्ठी में एक अलग सी खामोशी होती है। वो लिखती है कि काम उतना अच्छा नहीं चल रहा, पैसों की तंगी है और कभी कभी उसे लगता है कि वो बस एक ही जगह अटक गई है। उसके शब्दों में पहली बार थकान महसूस होती है। लंदन से जवाब आता है, थोड़ा लंबा, थोड़ा ज़्यादा दिल से लिखा हुआ। उसे समझाया जाता है, उसे हिम्मत दी जाती है, जैसे कोई दूर बैठा दोस्त उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, सब ठीक हो जाएगा। और सच में कुछ बदलता है। धीरे धीरे उसकी चिट्ठियों में फिर से वही चमक लौटने लगती है। वो फिर से किताबों के बारे में लिखती है, अपने नए आइडियाज़ के बारे में और उस उम्मीद के बारे में जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। इस बीच एक और चीज़ बदलती है। लंदन की उस बुक शॉप में, जहाँ सब कुछ हमेशा एक जैसा लगता था, वहाँ भी जिंदगी अपने तरीके से आगे बढ़ रही है। लोग आते हैं, जाते हैं, कुछ नए चेहरे जुड़ते हैं, कुछ पुराने कम दिखने लगते हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं बदलती, उस लड़की की चिट्ठियाँ। वे अब भी वहाँ आती हैं, उसी पते पर, 84 चेरिंग क्रॉस रोड। और हर बार जब कोई नया पैकेट उसके नाम तैयार होता है तो उसमें सिर्फ किताबें नहीं होती, उसमें वो सब कुछ होता है जो इन सालों में इन चिट्ठियों के बीच पनपा है। एक रिश्ता जो ना दिखता है, ना छू सकता है, लेकिन फिर भी पूरी तरह मौजूद है। न्यूयॉर्क में वो लड़की अब पहले जैसी नहीं रही। उसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उसके अंदर वो एक चीज़ अब भी वैसी ही है, किताबों के लिए उसका प्यार और उन लोगों के लिए उसकी कद्र जिन्होंने उसे कभी देखा नहीं फिर भी उसे समझा। और कहीं ना कहीं उसके दिल में ये बात अब भी जिंदा है। एक दिन वो लंदन ज़रूर जाएगी। एक दिन वो उस दरवाजे को खुद खोलकर अंदर जाएगी जिसके पीछे से इतने सालों से चिट्ठियां आती रही हैं। लेकिन वो दिन कब आएगा, ये अभी भी एक सवाल है। समय अब धीरे धीरे नहीं बल्कि चुपचाप फिसलने लगा है, जैसे कोई नदी जो बिना शोर के बहती रहती है और पीछे मुड़कर देखने पर ही पता चलता है कि कितना कुछ बदल चुका है। न्यूयॉर्क में बैठी वो लड़की अब पहले से थोड़ी ज्यादा मजबूत हो गई है। उसके शब्दों में अब एक परिपक्वता है। वो अब सिर्फ सपने नहीं देखती बल्कि हकीकत को भी उतनी ही साफ नजर से देखती है। फिर भी एक चीज नहीं बदली, उसकी चिट्ठियां। वो अब भी उसी तरह लिखती है, कभी हंसते हुए, कभी शिकायत करते हुए, कभी बस यूं ही अपने मन की बातें कहते हुए। लेकिन अब उसके शब्दों में एक गहराई है, जैसे हर अनुभव ने उसे थोड़ा और संवेदनशील बना दिया हो। एक दिन वो फिर इंग्लैंड आने की बात छेड़ती है, इस बार थोड़ा ज्यादा गंभीर होकर। वो हिसाब लगाती है, कितने पैसे चाहिए होंगे, कितना समय लगेगा और क्या वो सच में ये सब कर पाएगी। लेकिन फिर खुद ही लिखती है, अभी नहीं, शायद थोड़ा और इंतजार। लंदन से जवाब आता है, वही सादगी, वही अपनापन। हम यहीं हैं, जब भी आओ। इन शब्दों में कोई दबाव नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक शांत सा भरोसा। इसी बीच उसकी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव आते रहते हैं। कभी कोई नया काम मिल जाता है, कभी कुछ दिनों तक बिल्कुल काम नहीं होता, कभी वो बहुत उत्साहित होती है तो कभी अचानक उदास। लेकिन हर हालत में वो लिखती रहती है। कभी कभी उसकी चिट्ठियां लंबी होती हैं, जैसे वो अपने अंदर जमा हर बात एक साथ कह देना चाहती हो, और कभी इतनी छोटी कि बस 2-3 लाइनें, लेकिन उन लाइनों में भी वही गर्माहट होती है। उधर लंदन में बुक शॉप की दुनिया भी बदल रही है। वो आदमी जो शुरू से उसे जवाब देता आया है, अब उसकी जिंदगी का एक स्थिर हिस्सा बन चुका है। उसकी चिट्ठियां अब भी उतनी ही सधी हुई होती हैं, लेकिन उनमें अब एक अलग ही गहराई आ गई है, जैसे वो बिना कहे बहुत कुछ कह देता हो। बाकी लोग भी उसे लिखते हैं, अपने घर की बातें, अपने बच्चों की बातें, अपने छोटे छोटे सुख दुख, और वो सब कुछ ध्यान से पढ़ती है, जैसे हर शब्द उसके लिए मायने रखता हो। एक दिन उसे एक ऐसी चिट्ठी मिलती है जो थोड़ी अलग होती है। उसमें बहुत ज्यादा शब्द नहीं होते, लेकिन उनमें एक अजीब सी खामोशी होती है। वो पढ़ते हुए रुक जाती है, जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो जो शब्दों में नहीं लिखा गया। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और कभी कभी बदलाव बिना किसी चेतावनी के आ जाते हैं। उस दिन के बाद कुछ समय तक चिट्ठियां कम हो जाती हैं। न्यूयॉर्क में बैठी वो लड़की इंतजार करती है। हर दिन, हर हफ्ता वो पोस्ट का इंतजार करती है, लेकिन कुछ दिनों तक कोई जवाब नहीं आता। उसके अंदर एक बेचैनी सी होने लगती है। वो खुद एक चिट्ठी लिखती है, थोड़ी चिंता के साथ, थोड़ी नाराजगी के साथ, जैसे वो कहना चाहती हो, आप लोग कहाँ गायब हो गए। फिर कुछ समय बाद जवाब आता है, और उस जवाब में एक सच्चाई होती है जो उसे कुछ पल के लिए चुप कर देती है। वो समझती है कि जिंदगी ने वहां भी अपना असर दिखाया है,
कुछ चीजें बदल गई हैं, कुछ लोग अब पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन उस सब के बावजूद एक चीज अब भी बनी हुई है, उनके बीच का रिश्ता। वो फिर से लिखना शुरू करती है, इस बार थोड़ी और संवेदनशीलता के साथ, थोड़ी और समझदारी के साथ। अब उसके शब्दों में सिर्फ उत्साह नहीं, बल्कि एक गहरी कद्र भी है, उन लोगों के लिए, उन पलों के लिए और उन चिट्ठियों के लिए जिन्होंने उसकी जिंदगी को बदल दिया है। समय आगे बढ़ता रहता है, साल दर साल, और हर बीतते साल के साथ उसका इंग्लैंड जाने का सपना थोड़ा और पुराना होता जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता। वो अब भी सोचती है, एक दिन, बस एक दिन वो वहां जाएगी, उस दरवाजे के सामने खड़ी होगी और कहेगी, मैं वही हूं जो इतने सालों से आपको चिट्ठियां लिखती रही हूं। लेकिन क्या वो दिन सच में आएगा? ये सवाल अब भी उसके साथ है, हर चिट्ठी के साथ, हर इंतजार के साथ। समय ने अब अपनी चाल तेज कर दी है। चिट्ठियों के बीच का अंतर कभी छोटा हो जाता है, कभी लंबा, जैसे जिंदगी खुद तय कर रही हो कि किस दिन किसे किसकी जरूरत ज्यादा है। न्यूयॉर्क में बैठी वो लड़की अब पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गई है। उसके शब्दों में अब उतनी उछाल नहीं, लेकिन एक गहराई है जो पहले नहीं थी। वो अब हर चिट्ठी को लिखते हुए थोड़ा ठहरती है, जैसे हर शब्द को सोच समझकर कागज पर उतार रही हो। उधर लंदन में वो बुक शॉप अब भी वही है, किताबों से भरी, पुरानी खुशबू से लिपटी हुई, लेकिन उसके अंदर के लोग बदल रहे हैं। कोई अब कम लिखता है, कोई ज्यादा। कुछ नाम धीरे धीरे चिट्ठियों से गायब होने लगते हैं और उनकी जगह नई आवाजें आ जाती हैं। लेकिन एक नाम, एक आवाज अब भी वैसी ही है। वो आदमी जिसकी चिट्ठियां हमेशा सीधी, सादी और थोड़ी सी संकोची होती थीं, अब उसकी चिट्ठियों में भी एक बदलाव है। शब्द वही हैं, लेकिन उनके पीछे की भावना थोड़ी और गहरी हो गई है, जैसे समय ने उसके अंदर भी कुछ बदल दिया हो। एक दिन न्यूयॉर्क में वो लड़की उसकी चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रुक जाती है। इस बार उसमें कोई खास बात नहीं लिखी गई है, न कोई बड़ी खबर, न कोई लंबी कहानी, लेकिन फिर भी कुछ है जो अलग है, जैसे शब्दों के बीच एक हल्की सी दूरी आ गई हो। वो महसूस करती है कि शायद वो आदमी पहले जैसा नहीं रहा, जिंदगी ने उसे भी अपने तरीके से छुआ है। वो जवाब में एक लंबी चिट्ठी लिखती है, इस बार सिर्फ किताबों के बारे में नहीं, बल्कि उन सब के बारे में जो इन सालों में उनके बीच बना है। वो लिखती है कि कैसे ये चिट्ठियां उसके लिए सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं, बल्कि एक सहारा बन गई हैं। वो ये भी लिखती है कि एक दिन वो जरूर आएगी। अब ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक वादा जैसा लगता है। लंदन से जवाब आता है, थोड़ा देर से, लेकिन आता है, और इस बार उसके शब्द पहले से थोड़े नर्म हैं, जैसे वो भी इस रिश्ते को उतना ही महसूस करता हो जितना वो करती है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा समझौता बन जाता है। वे कभी खुलकर कुछ नहीं कहते, लेकिन दोनों जानते हैं कि ये रिश्ता अब सिर्फ किताबों का नहीं रहा। फिर एक दिन एक ऐसी चिट्ठी आती है जो सब कुछ बदल देती है। न्यूयॉर्क में वो लड़की उसे खोलती है, पढ़ना शुरू करती है, और फिर कुछ पल के लिए सब रुक जाता है। उसके हाथ थोड़े कांपते हैं, आंखें एक ही लाइन पर अटक जाती हैं। उस चिट्ठी में खबर होती है, एक ऐसी खबर जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। वो आदमी अब नहीं रहा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। कोई शोर नहीं, कोई आंसू नहीं, बस एक खालीपन, जैसे किसी ने उसके जीवन का एक हिस्सा अचानक खींच कर निकाल लिया हो। वो कुछ देर तक कुछ नहीं लिख पाती। कागज सामने होता है, पेन हाथ में, लेकिन शब्द कहीं खो जाते हैं। कभी कभी सबसे ज्यादा कहने के लिए भी शब्द नहीं होते। कई दिनों बाद वो एक चिट्ठी लिखती है। इस बार उसमें न मजाक है, न हल्कापन, सिर्फ एक सच्ची भावना है, खोने की और उस कद्र की जो अब और गहरी हो गई है। वो लिखती है कि उसने उसे कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी वो उसे जानती थी, उसकी चिट्ठियों के जरिए, उसके शब्दों के जरिए। और अब वो महसूस करती है कि उसने सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि कुछ बहुत अपना खो दिया है। लंदन से जवाब आता है, इस बार अलग अलग लोगों की तरफ से। वे सब उसे बताते हैं कि वो आदमी कैसा था, कैसे वो हर चिट्ठी को कितनी गंभीरता से लेता था, कैसे वो उसकी बातों का इंतजार करता था और कैसे वो उसे एक खास जगह देता था। ये पढ़कर न्यूयॉर्क में बैठी वो लड़की धीरे धीरे समझने लगती है कि ये रिश्ता सिर्फ उसके लिए ही खास नहीं था, वो भी उतना ही मायने रखती थी। अब उसकी चिट्ठियां फिर से शुरू होती हैं, लेकिन अब उनमें एक नई भावना है, एक याद, एक खालीपन और एक कृतज्ञता। वो अब भी लिखती है, उसी पते पर, उसी बुक शॉप को, क्योंकि वो जानती है कि भले ही वो आदमी अब नहीं है, लेकिन वो जगह अब भी है, और वहाँ अब भी लोग हैं जो उसे समझते हैं।
और शायद कहीं ना कहीं वो भी अब उन चिट्ठियों के बीच हमेशा के लिए मौजूद रहेगा। अब चिट्ठियों का स्वर बदल चुका है, वही कागज, वही स्याही, वही पता, लेकिन उनके बीच की भावना पहले जैसी नहीं रही। उसमें अब एक हल्की सी उदासी है, जैसे हर शब्द के पीछे कोई छुपा हुआ सन्नाटा हो। न्यूयॉर्क में बैठी वो लड़की अब पहले की तरह जल्दी जल्दी नहीं लिखती। वो कागज को सामने रखती है, कुछ देर तक बस देखती रहती है, फिर धीरे धीरे लिखना शुरू करती है। उसके शब्द अब हल्के नहीं बल्कि बाहरी हो गए हैं। हर लाइन में एक याद, एक एहसास। वो उस आदमी को याद करती है, उसकी चिट्ठियों का इंतज़ार, उसके सीधे साधे जवाब और वो अपनापन जो बिना मिले भी महसूस होता था। अब वो सब सिर्फ यादों में है, लेकिन फिर भी वो लिखना बंद नहीं करती, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान से जुड़ा रिश्ता नहीं था। ये उस जगह से जुड़ा था, उस बुक शॉप से, उन लोगों से, उन किताबों से। लंदन से अब भी जवाब आते हैं, इस बार और भी ज़्यादा दिल से, जैसे वहाँ के लोग समझते हों कि अब इस रिश्ते को संभालना और भी ज़रूरी है। वे उसे लिखते हैं अपने दिन के बारे में, दुकान के बारे में और कभी-कभी उस आदमी के बारे में भी जो अब वहाँ नहीं है, लेकिन हर कोने में महसूस होता है। वे बताते हैं कि कैसे वो हर चिट्ठी को ध्यान से पढ़ता था, कैसे वो हर किताब को चुनते वक्त सोचता था कि उसे क्या पसंद आएगा। ये सब पढ़कर वो लड़की चुप हो जाती है। कभी कभी किसी के जाने के बाद ही उसकी मौजूदगी का असली एहसास होता है। धीरे धीरे उसकी चिट्ठियों में फिर से एक हल्की सी गर्माहट लौटने लगती है। वो अब भी अपने दिन के बारे में लिखती है, अपने काम के बारे में, अपने संघर्षों के बारे में, लेकिन अब उसमें एक नई बात जुड़ गई है, कृतज्ञता। वो लिखती है कि कैसे इन चिट्ठियों ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया, कैसे एक साधारण सी शुरुआत ने उसे ऐसे लोगों से जोड़ दिया जिनके बिना वो खुद को अधूरा महसूस करती है। और फिर एक दिन वो एक फ़ैसला लेती है। वो लिखती है कि अब और इंतज़ार नहीं, वो इंग्लैंड आएगी। इतने सालों से जो सपना सिर्फ शब्दों में था, अब वो उसे सच करना चाहती है। वो देखना चाहती है उस जगह को जहाँ से ये सारी कहानियाँ शुरू हुई थीं। लंदन से जवाब आता है, इस बार उत्साह के साथ। वे उसे बताते हैं कि वे उसका इंतज़ार करेंगे, कि वो जब भी आए दरवाज़ा उसके लिए खुला होगा। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, जैसे इतने सालों के बाद कोई अधूरी कहानी पूरी होने जा रही हो। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं देती, कुछ न कुछ बीच में आ ही जाता है। वो अपने पैसे जोड़ती है, प्लान बनाती है, लेकिन फिर कोई ना कोई वजह आ जाती है, काम, जिम्मेदारियाँ या बस हालात, और एक बार फिर उसका सफ़र टल जाता है। वो चिट्ठी लिखती है, थोड़ी शर्मिंदगी के साथ, थोड़ी उदासी के साथ। इस बार भी नहीं हो पाया। लंदन से जवाब आता है, वही सादगी, वही समझ। कोई बात नहीं, हम यहीं हैं। समय फिर आगे बढ़ता है, लेकिन अब कुछ बदल गया है। वो सपना अब सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं रहा, वो अब उसके दिल के बहुत करीब आ गया है। वो जानती है एक दिन वो ज़रूर जाएगी, और इस बार वो दिन शायद इतना दूर नहीं। उसकी चिट्ठियाँ अब एक नई उम्मीद के साथ लिखी जाती हैं। हर शब्द में एक हल्का सा वादा छुपा होता है कि एक दिन वो इन कागजी रिश्तों को असली दुनिया में महसूस करेगी, कि एक दिन वो उस दरवाजे के सामने खड़ी होगी, 84 चैरिंग क्रॉस रोड, और जब वो दरवाज़ा खुलेगा तो शायद उसे लगेगा कि वो किसी अनजान जगह पर नहीं, बल्कि अपने ही किसी पुराने घर में वापस आई है। समय अब अपने अंतिम मोड़ पर आकर जैसे ठहर सा गया है। सालों की चिट्ठियाँ, अनगिनत शब्द, छोटी छोटी खुशियाँ और गहरे दुख सब मिलकर एक लंबी कहानी बन चुके हैं, जो अब अपने अंजाम की ओर बढ़ रही है। न्यूयॉर्क में बैठी वो लड़की अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल चुका है, उसके काम, उसके सपने, उसका नज़रिया। लेकिन एक चीज़ अब भी वैसी ही है, उसका वो रिश्ता जो कागज़ और स्याही के ज़रिए बना था। वो अब कम लिखती है, लेकिन जब भी लिखती है हर शब्द में गहराई होती है, जैसे वो जानती हो कि हर चिट्ठी अब पहले से ज़्यादा मायने रखती है। एक दिन वो अचानक फैसला करती है, इस बार बिना ज़्यादा सोचे, बिना किसी बहाने के वो इंग्लैंड जाएगी। अब ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक ज़रूरी सफ़र बन चुका है, जैसे उसे खुद को पूरा करने के लिए ये कदम उठाना ही होगा। वो अपने टिकट की तैयारी करती है, अपने काम को थोड़ा किनारे रखती है और दिल में एक अजीब सी घबराहट और खुशी लेकर सफ़र पर निकल पड़ती है। लंबी उड़ान के बाद जब वो लंदन की ज़मीन पर कदम रखती है तो कुछ पल के लिए बस खड़ी रह जाती है।
ये वही शहर है जिसके बारे में उसने सालों तक सिर्फ सुना था, पढ़ा था और कल्पना की थी। अब वो सच में यहाँ है। लंदन की सड़कों पर चलते हुए वो हर चीज़ को ध्यान से देखती है। पुरानी इमारतें, हल्की सी ठंडी हवा और वो अलग सा सुकून जो इस शहर में महसूस होता है। लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही जगह है, वो बुक शॉप। धीरे धीरे वो सड़क तक पहुंचती है। उसके कदम थोड़े धीमे हो जाते हैं, जैसे हर कदम उसे उसकी यादों के और करीब ले जा रहा हो। और फिर वो सामने खड़ी होती है, 84 चैरिंग क्रॉस रोड। कुछ पल के लिए वो बस उस दरवाजे को देखती रहती है। इतने सालों की चिट्ठियां, इतने सारे नाम, इतनी सारी बातें, सब कुछ जैसे एक साथ उसके सामने आ जाता है। वो दरवाज़ा खोलती है, अंदर कदम रखती है, लेकिन अंदर जो है वो वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। वो बुक शॉप अब नहीं रही, उसकी जगह कुछ और है। कमरा वही है, दीवारें शायद वही हैं, लेकिन वो जगह जहाँ कभी किताबों की खुशबू होती थी अब वैसी नहीं है। वो कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाती, जैसे उसकी सारी उम्मीदें एक साथ रुक गई हों। इतने सालों तक जिस जगह को उसने अपने दिल में बसाया था, अब वो सिर्फ एक याद बन चुकी है। वो धीरे धीरे अंदर चलती है, चारों तरफ देखती है। कोई उसे नहीं जानता, कोई ये नहीं जानता कि वो कौन है और क्यों यहाँ आई है। लेकिन उसे सब पता है, ये वही जगह है, वही पता, वही कहानी, बस किरदार बदल गए हैं। वो कुछ देर वहाँ खड़ी रहती है, कोई शब्द नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान और आंखों में थोड़ी नमी। कभी कभी हम जिस चीज़ को पाने के लिए सालों इंतज़ार करते हैं वो हमें उस रूप में नहीं मिलती जैसा हमने सोचा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सफ़र बेकार था। वो बाहर निकलती है, सड़क पर खड़ी होती है और एक बार फिर उस पते को देखती है, 84 चैरिंग क्रॉस रोड। अब उसके लिए ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक पूरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसने उसे बदल दिया। वो धीरे धीरे चलना शुरू करती है। उसके कदम हल्के हैं, जैसे उसने कुछ खोया नहीं बल्कि कुछ पा लिया हो। एक एहसास, एक याद, एक रिश्ता जो अब हमेशा उसके साथ रहेगा। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे खूबसूरत बात है कि कभी कभी मंजिल से ज़्यादा मायने सफ़र रखता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और ऑडियो बुक सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।